गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग ट्री पे। यहाँ पे हम 67 बीपीएससी पीडी से रिलेटेड करंट अफेयर्स का डेली डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का पार्ट ये 11th है। प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत कब की गई थी? आंसर है इसकी शुरुआत COP21 में की गई थी। देखिए COP21 का आयोजन जो है वो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में हुआ था। तो वहीं पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय के फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंको ओलांदो, इन दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी थी। ये एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय भारत के किसी शहर में है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 124 है और इसके महानिदेशक अजय माथुर है। इसी से जुड़ी एक दूसरी इंफॉर्मेशन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है? देखिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसे ग्रीन ग्रिड भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है यूनाइटेड किंगडम और भारत ने संयुक्त रूप से की थी। अभी जो COP26 ग्लासगो में हो रहा है वहां पे करी गई थी। आइडिया कुछ ऐसा है कि जो भी ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनकी ग्रिड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि एक जगह का अगर सरप्लस एनर्जी है तो वे किसी दूसरे जगह में उसका ट्रांसफर हो सके। तो जैसे ही कहा जाता है कि सूरज कभी डूबता नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं उस समय अगर सूरज निकला हुआ है तो वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो उसकी सप्लाई हर एक जगह हो सकती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आदर्श आचार संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? आंसर है इसका 1960 में लागू किया गया था। केरल में जब चुनाव हुआ था तो वहां के चुनाव आयोग ने एक डूज और डोंट की लिस्ट तैयार की थी, जिसे आचार संहिता कहा जाता है। गया था 1962 में भारत के चुनाव आयोग ने ये फैसला किया कि हम इसे पूरे के पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे। तो ये डेट आपको याद रखनी, 1960 और 1962। बाकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे मैंने अभी बताया, कि एक मार्ग निर्देश है जिसमें जो भी कॉन्टेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो भी कैंडिडेट हैं उनसे इस बात की उम्मीद की जाती है कि आप ये काम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। तो ये डूज और डोंट की एक लिस्ट है। इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका उल्लंघन करती है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती है। बाकी कार्रवाई करने का हक जो है इलेक्शन कमीशन के पास है, वे चाहे तो करे या चाहे तो नहीं करे। ओके, ये कब से कब तक लागू रहती है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जब से चुनाव की तारीख की घोषणा की जाती है उस दिन से लेके जब चुनाव का रिजल्ट आता है उस दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? आंसर है इसमें ऑप्शन के हिसाब से ई कोई नहीं, बाकी इसका आंसर होना चाहिए भाग 15। भाग 18 जो है वे आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। भाग 17 जो है वे राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। भाग 20 जो है वो संविधान का संशोधन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। और भाग 21 जो है वो टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 3, यूएन रेजोल्यूशन 181 किससे संबंधित है? ये इजराइल और फिलिस्तीन के बंटवारे से संबंधित है। देखिए 1948 के पहले कोई इजराइल देश नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक देश हुआ करता था, फिलिस्तीन। फिर वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया कि फिलिस्तीन को बांट देते हैं, एक हिस्से को इजराइल कहेंगे, एक को फिलिस्तीन कहेंगे। ओके, तो ये उसी से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया डिहाइफिनेटेड पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद, भारत की डिहाइफिनेटेड नीति किससे संबंधित है? इसका आंसर ई जाएगा, ये इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से संबंधित है। शुरुआत से क्या है कि इंडिया जो है फिलिस्तीन का समर्थक रहा है, लेकिन इजराइल हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सरकार अब जो है इजराइल के भी साथ खड़ी रहती है। तो अब ये माना जाता है कि इजराइल और फिलिस्तीन की नीतियां दो अलग अलग नीतियां हैं, एक नीति का किसी दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दैट इज कॉल्ड डिहाइफिनेटेड, है ना। हमने ऐसा एक डैश लगा दिया कि ये वाला इजराइल है, ये वाला पैलेस्टाइन है। क्वेश्चन नंबर 5, सुदर्शन सेन समिति का गठन किसने किया है? सुदर्शन सेन समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। यह कमेटी जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से संबंधित है। देखिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या, आप सबने एक टर्म सुन रखा है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी नॉन एग्रीकल्चरल लोन में अगर 90 डेज तक इंटरेस्ट का कोई पेमेंट नहीं आता है तो उसे हम लोग एनपीए क्लासिफाइड करते हैं। ओके, तो वैसे जो एनपीए है ये कंपनी उसे खरीदेगी और खुद उसका सॉल्यूशन निकालेगी, तो बैंक का बैलेंस शीट ताकि क्लियर हो जाए, तो उसी एक कंपनी को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पीसीए फ्रेमवर्क किस पे लागू नहीं होता है? आंसर है लघु वित्त बैंक और पेमेंट बैंक पे ये लागू नहीं होता है। बाकी पीसीए फ्रेमवर्क जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंकों पे लागू होता है। इसके अलावा वाली विदेशी बैंक है उस पे भी लागू होता है। ओके, पीसीए फ्रेमवर्क कौन रिलीज करता है? तो आप समझ गए होंगे कि चूंकि बैंक के रेगुलेशन की बात की जा रही है तो बैंक का रेगुलेटर जो है वो आरबीआई है, तो ये आरबीआई जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक की किस धारा के तहत बैंक की गवर्निंग बोर्ड को हटा सकता है? इसका आंसर है सेक्शन 36 ACA।
बाकी ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे 39 कह लीजिएगा, सेक्शन 39। सेक्शन 39 में क्या है, आरबीआई पे ये जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार जो भी क्वाइन इशू करती है उसको आप सर्कुलेट करिएगा। इंडियन क्वाइनेज एक्ट 2011 के तहत सरकार जो है 1 रुपया से लेके 1000 तक की क्वाइन को इशू करती है और 1 रुपया का बैंक नोट भी सरकार इशू करती है। 1 रुपया के बैंक नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का हस्ताक्षर होता है, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। तो सरकार जो क्वाइन इशू करती है उसे आरबीआई खरीदती है और गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में उसे सर्कुलेट करती है। तो सेक्शन 39 उसी से रिलेटेड है। और बाकी देख लीजिए, आरबीआई एक्ट के तहत सरकार जो है 2 रुपया से लेके किसी भी डिनोमिनेशन का नोट इशू कर सकती है। तो ये आरबीआई का प्रेरोगेटिव है। तो ध्यान रखना है, आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई को ये पावर है और क्वाइनेज एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर है क्वाइन इशू करने का। बाकी सेक्शन 8 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड में टोटल 9 मेंबर होंगे, 1 गवर्नर होंगे, मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, ओके। और बाकी जो है 4 जो होंगे वो सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। जो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं उनका नाम है टी रविशंकर, राजेश्वर राव, एम डी पात्रा और एम के जैन। आपको ये नाम ध्यान रखना है, ओके। और गवर्नर का नाम आप सभी को पता है, शशिकांता दास। और सेक्शन 45 ये कहा गया है कि अगर आरबीआई को लगता है नेशनल इंटरेस्ट में या बैंक अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो 2 बैंकों को एमालगमेट कर सकती है, 2 बैंकों को एक साथ मिला सकती है या फिर उसको रीस्ट्रक्चर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 ईस्ट एशियन समिट का मेजबान देश कौन था? 16 ईस्ट एशियन समिट का मेजबान देश जो है वो ब्रुनेई था। ईस्ट एशियन समिट की शुरुआत जो है 2005 में की गई थी और इसका सबसे पहला समिट जो है वो 2005 में कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। इसमें कुल 18 मेंबर हैं। यूजुअली जो एशियान देश का जो मेजबान होता है या जो चेयर होता है वो ईस्ट एशियन समिट का भी मेजबान या चेयर होता है, ओके। तो देखिए, ईस्ट एशियन कंट्री में टोटल 18 मेंबर हैं जिसमें 10 एशियान कंट्री हैं और उसके अलावा 8 कंट्री हैं, ओके। तो 10 एशियान कंट्री कौन कौन से हैं? म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपींस, ओके। ये 10 के 10 एशियन कंट्री हैं। इस एशियन कंट्री में एकमात्र ऐसा कंट्री लाओस है जो कि लैंडलॉक कंट्री है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। तो ये 10 एशियान मेंबर हो गए। इसके अलावा इसके 8 मेंबर जो है वो है इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए और रसिया। तो ये 18 कंट्री को मिला के ईस्ट एशियन समिट बनता है। बाकी एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि देखिए 10 एशियान कंट्री और ये 6 इसके फ्री ट्रेड पार्टनर हैं, यानी इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके साथ एशियान कंट्री का मुक्त व्यापार समझौता है। तो इसको एशियान प्लस 6 कंट्री भी कहा जाता है। तो अगर एशियान प्लस 6 कंट्री के बारे में पूछा जाए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एशियान प्लस 6 कंट्री है, ओके। बाकी इससे जुड़ी एक और जानकारी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो एशियान प्लस इन 6 कंट्री के बीच का है, लेकिन इंडिया इसमें से एग्जिट कर चुका है। तो वर्तमान में इसके मेंबर यानी कि 15 हुए, ओके। भारत से जुड़ी कुछ और अन्य ग्रुपिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले SASEC, साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग। देखिए इसका गठन जो है 2001 में किया गया था। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसके मेंबर की अगर बात करेंगे तो देखिए इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है और म्यांमार है। तो ये 7 के 7 देश जो हैं ये सासेक के मेंबर कंट्री, ओके। दूसरा विम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक में की गई थी। इसका फर्स्ट सबमिट जो हुआ था वो 2004 थाईलैंड में किया गया था। जो सबसे रिसेंट सबमिट हुआ था वो उसका चौथा सबमिट था, जिसे 31 से 31 अगस्त 2018 को नेपाल के काठमांडू में किया गया था। और 5th सबमिट जो कि शेड्यूल है 2022 वो कोलंबो श्रीलंका में। इसके मेंबर कंट्री तो देखिए इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका प्लस म्यांमार और थाईलैंड, यानी इन 7 देशों को आप मिला देंगे तो ये बिम्स्टेक बनाते हैं, ओके। नाउ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1885 को ढाका में की गई थी। इसका सचिवालय नेपाल में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में। इसके प्रधान सचिव का नाम जो है इसाला रुवान वीराकून है, ओके। यह इसकी 19वां सबमिट जो था वो इस्लामाबाद में होना था,
लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच रिश्ते जब बेहतर नहीं रहे तो उसे रद्द कर दिया गया था। उसके बाद कोई सबमिट हुआ नहीं है। ओके, इसके मेंबर के बारे में बात करें तो देखिए इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, इस ग्रुप को आप इंक्लूड कर दीजिएगा तो दिस ग्रुप बिकेम 7। ओके, देखिए नेक्स्ट जो है वो ब्रिक है। ये एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, आर से रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, इसकी स्थापना जो है वर्ष 2009 में की गई थी, जहां पे इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। इसका 13वां शिखर सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और 14वां शिखर सम्मेलन जो है शेड्यूल किया गया है 2022 चीन में। ब्रिक्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानकारी पता होनी चाहिए। ब्रिक टर्म का सबसे पहला, ब्रिक्स नहीं ब्रिक, BRIC, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इस टर्म का सबसे पहला यूज जो है 2001 में जिम ओनाइल, उन्होंने एक बुक लिखी थी बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमीज ब्रिक, तो उसमें इन्होंने किया था। ओके, 2010 में जब साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया तो ये ब्रिक्स बन गया। ओके, एशियान के बारे में हम देख चुके हैं। एशियान का सचिवालय जकार्ता में है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। ओके, आपका होमवर्क ये है कि आप एशियान कंट्री जो भी हैं उसकी जो कैपिटल है आप उसको याद कर लीजिए और वहां की करेंसी क्या है एक बार आपको पढ़ लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटिंग द हीट अ सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? देखिए इसको जो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है। इसके अलावा UNEP और कई सारी रिपोर्ट जारी करती है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर करिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल रिपोर्ट पढ़ाया था आप सबको। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया है? इनकी मूर्ति का उद्घाटन जो है वे केदारनाथ में किया गया है। देखिए आदि शंकराचार्य का जन्म जो है 11 मई 788 ईस्वी को कोची के केरल में हुआ था। इन्होंने 33 वर्ष केदार तीर्थ में समाधि ले ली थी। इनके पिता का नाम शिवगुरु था और माता का नाम आर्यम्बा था। ओके, देखिए इंडियन फिलोसफिकल थॉट में जो सबसे एक तरीके से हाईएस्ट पोजीशन है किसी फिलोसफर का तो आदि शंकराचार्य का है। देखिए अभी जो आप हिंदुइज्म का करंट फॉर्म देखते हैं जिसमें भक्ति है उसका जो श्रेय है इन्हीं को जाता है। इन्होंने हिंदुइज्म के प्रचार के लिए श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 4 मठ की स्थापना की गई थी जिसे हम शंकराचार्य पीठ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे द्वारका है, यहाँ पे पुरी है और नीचे एक कर्नाटका में श्रृंगेरी है और यहाँ पे बद्रीनाथ है। बाकी और हम एसोसिएटेड जानकारी देख लेते हैं। भारतीय चिंतन धाराएं, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। देखिए इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम को जो है वो 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को आस्तिक कहते हैं, दूसरे को नास्तिक कहते हैं। यहाँ पे वेदों में यकीन के आधार पे इसे आस्तिक और नास्तिक में विभाजित किया गया है। आस्तिक स्कूल वेदों में यकीन करता है, नास्तिक स्कूल वेदों में यकीन नहीं करता है। नास्तिक स्कूल की मुख्य धाराएं 3 है, चार्वाक है, जैन है और बुद्धिज्म है। इसको कभी हम फिर पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका विभाजन कुछ इस तरीके से है, मीमांसा, सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका और वेदांत। देखिए मीमांसा स्कूल को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक को कहते हैं पूर्व मीमांसा और एक को कहते हैं उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा को हम वेदांता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका विभाजन कहीं 6 दिया रहता है और कहीं 5 दिया रहता है। ओके, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट किस ऋषि मुनि ने प्रतिपादित किया था। ओके, सबसे पहले वैशेषिका को कानद मुनि ने प्रतिपादित किया था। और इंडिया में जो एटम थियरी आती है और अगर आप सब एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें जो एटम थियरी के बारे में बात की जाती है उसे वो वैशेषिका स्कूल से ही आती है। ओके, दूसरा न्याय स्कूल है, इसे गौतम ऋषि ने प्रतिपादित किया था। ये लॉजिकल रीजनिंग है। तो ये दोनों स्कूल एक दूसरे के काफी करीब हैं, ये साइंटिफिक थॉट हैं। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट इस बात में यकीन करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए रीजन जो है वो बहुत जरूरी है। तीसरा योगा को पतंजलि ने प्रतिपादित किया था। चौथा सांख्य स्कूल, इसे कपिला ऋषि ने प्रतिपादित किया था और सांख्य स्कूल जो है ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। ओके, और 5वां जो है मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं, इसे जैमिनी ने प्रतिपादित किया था। ये स्कूल ऑफ थॉट इस बात में यकीन करता है कि वेदांत जो है वे इनफ्लेबल हैं और तमाम जो ट्रू नॉलेज है वो वेदा में कॉन्टेन है। ओके, जो लेटर टाइम में जब मीमांसा डेवलप होता है तो उसमें एक अलग स्कूल ऑफ थॉट आता है जिसे हम लोग वेदांता कहते हैं कि वेदांता जो है वे उपनिषद में यकीन करता है, ब्राह्मण में नहीं। तो वेदांता का संबंध किससे है? उपनिषदों से है। उपनिषद बेसिकली क्या है कि वेदों के भीतर जो रहस्यवादी और आध्यात्मिक चिंतन है उसको कॉन्टेन किए हैं, उस पर बात करते हैं। ओके, जबकि ब्राह्मण जो है वो रिचुअल से संबंधित। ओके,
तो देखिए वेदांता को जो है 6 भाग में विभाजित किया जाता है। तो वेदांता में 6 विभाजन है। एक को कहते हैं अद्वैतवाद, उसे शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। एक को विशिष्ट अद्वैतवाद, इसे रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया था। एक को कहते हैं द्वैत्व, इसे जो है माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। एक को कहते हैं द्वैत्ववाद, इसे जो है निबाकरा ने प्रतिपादित किया था। एक को कहते हैं शुद्ध द्वैतवाद, इसे वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। और अचित्त भेद अभेद, इसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया था। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। आप प्लीज, मैंने जितना भी पढ़ाया आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। ओके, अगर इसके अलावा आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ओल्ड एनसीईआरटी जो रखे हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी का लास्ट के चैप्टर को आप रेफर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कौन सी कंपनी फर्स्ट मूवर कोalition की संस्थापक सदस्य है? आंसर है डालमिया सीमेंट और महिंद्रा समूह। देखिए ये फर्स्ट मूवर कोalition जो है वो COP26 में इसकी स्थापना की गई थी WWF और अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष राजदूत जॉन केरी के द्वारा। आइडिया ये था कि हमें क्या करना है कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। ओके, तो इसके लिए ये कंपनियां एक साथ आई हैं। क्वेश्चन नंबर 11, QS एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय संस्थान कौन सी है? संगठन नहीं, संस्थान कौन सी है? आंसर है इसका IIT बॉम्बे। IIS बेंगलुरु जो है वो जो टाइम्स की रैंकिंग आई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाली इंडियन यूनिवर्सिटी थी। ओके, तो सबसे पहले बॉम्बे है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है और तीसरे नंबर पे IIT मद्रास है। ये QS की रैंकिंग में। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, वे प्रथम स्थान प्राप्त की है। इसके अलावा जो है हम बुक्स और उसके राइटर और लिटरेचर के क्षेत्र में दिए जाने वाला 2 महत्वपूर्ण अवार्ड मैन बुकर और पुलित्जर अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैन बुकर प्राइज इस बार जो है वो दिया गया है डेमन गलगुड की बुक द प्रोमिसेस। ये साउथ अफ्रीकन राइटर हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट लिस्टेड बुक है उसका आपको नाम पता होना चाहिए, उसके राइटर का नाम पता होना चाहिए। अब पैसेज नॉर्थ के राइटर जो हैं अनूप अरूद प्रगसम ने लिखा है ये नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस, पेट्रिसिया लॉकवुड, द फॉर्चून मैन नदीफा मोहम्मद, विविल्डरमेंट रिचर्ड पावर्स, ग्रेट सर्कल मैगी शिफ्ट स्टेट, चाइना रियो संजीव सहोता और टाउन कॉल्ड सोलिस मैरी लॉसन। ओके, बाकी पुलित्जर अवार्ड जो है इस बार दिया गया था पोएट्री के क्षेत्र में। ये अवार्ड दिया गया था पोस्ट कॉलोनियल लव पोएम नतालिया दियाज ने लिखा था इसके लिए। उसी तरीके से जनरल नॉन फिक्शन में ये अवार्ड दिया गया था विल्मिंगटन लाई द मर्डरर्स कू ऑफ 1898 द राइज ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, इस बुक के लिए। बायोग्राफी के क्षेत्र में ये अवार्ड जो है द डेड आर राइजिंग द लाइफ ऑफ माल्कम एक्स, लेस पायन और तमारा पायन लिखी थी इस बुक को। उसी तरीके से फिक्शन की कैटेगरी में द नाइट वॉचमैन लुइस एड्रिच की लिखी हुई पुस्तक थी और द हॉट विंड किंग कोटारी ड्रामा की कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल फ्रॉम माइथोलॉजी की लेखक कौन है? देखिए ये सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति की जो है एक अनयूजुअल टेल फ्रॉम माइथोलॉजी की एक सीरीज चलती है जिस सीरीज में टोटल 5 बुक हैं। द डॉटर फ्रॉम अ वाइजिंग ट्री अनयूजुअल टेल अबाउट वुमेन इन माइथोलॉजी, द अपसाइड डाउन किंग अनयूजुअल टेल अबाउट रामा एंड कृष्णा, द सर्पेंट रिवेंज अनयूजुअल टेल फ्रॉम महाभारत, द मैन फ्रॉम द एग अनयूजुअल टेल अबाउट ट्रिनिटी। ये चारों बुक और अभी हाल फिलहाल की बुक द सेज विद 2 हॉर्न्स, इन सबके लेखक सुधा मूर्ति हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है इसमें कोई नहीं, इसे प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब से मनाया जाता है? ओके, तो ये 2014 से शुरू किया गया था। उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को इस डे को मनाएंगे ताकि कैंसर से संबंधित जागरूकता फैलाया जा सके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली पिल को मंजूरी दी है? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की जो हेल्थ रेगुलेटर एजेंसी है उसने एक दवा है जिसका नाम है मोलनुपिराविर। ओके, इसको इन्होंने कोविड के ट्रीटमेंट के लिए मंजूरी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 16 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? ये रिपोर्ट का नाम इंग्लिश में है, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो रिपोर्ट का नाम इंग्लिश में है हमें उसे इंग्लिश में ही याद रखना है। तो इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। तो आज का न्यूज इतना ही खत्म होता है। सॉरी गाइज, आज का वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया। जैसा आप सबको पता है कि हमने कई सारे ट्रेडिशनल टॉपिक को भी डिस्कस किया, इसकी वजह से लेंथ बड़ा हुआ है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।